AS28। सबसे पहले देखिए इम्पेयरमेंट क्या होता है। इम्पेयरमेंट मीन्स व्हेन कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज मोर देन इट्स रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट मतलब हायर ऑफ सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज। मतलब मैं उस एसेट को यूज करके अगर कुछ कमाऊं या उसको सेल करके कुछ कमाऊं, उससे ज्यादा कैरिंग अमाउंट दिख रहा है, मतलब एसेट इम्पेयर्ड है, हम बहुत ज्यादा वैल्यू दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में स्टैंडर्ड बोलता है वो डिफरेंस को उठा के पीएनएल में डाल दीजिए, जो भी डिफरेंस है। तो आपको बस एक वैल्यू इन यूज निकालना सीखना आना, यानी सीखना है। वैल्यू इन यूज इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ द एसेट प्लस रेसिडियल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। वो रेसिडियल वैल्यू भी प्रेजेंट वैल्यू पे लेना है। ठीक है, चलिए आप हमेशा प्री टैक्स रेट लेते हो, पेज नंबर 3। वैसे तो जो भी आपको डिस्काउंट रेट दिया रहेगा वो प्री टैक्स ही दिया रहेगा, लिखा हुआ है पोस्ट टैक्स तो प्री टैक्स कन्वर्ट कर लेना। आप सिर्फ प्री टैक्स रेट डिस्काउंटिंग करते हो क्योंकि इम्पेयरमेंट इज अ प्री टैक्स वैल्यू, इसीलिए। ठीक है, सो वेयर इज दिस इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज इन पीएनएल, पर अगर उस एसेट का रिवैल्यूएशन सरप्लस अवेलेबल है तो वहां रिकॉग्नाइज करेंगे। पेज नंबर 4 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1। Ergo Industry gives you following data for cash flow relating to fixed asset on 31st December 2010. Discount rate is 15%. 5 साल का कैश फ्लो दिया है। रेसिडियल वैल्यू एट द एंड 1000। फिक्स एसेट परचेज ऑन 1/1/2008। डेट का ध्यान रखिए, आप ऊपर 31st दिसंबर 2010 पे हैं और ये बता रहा है फिक्स एसेट परचेज ऑन 1/1/2008। लाइफ है 8 साल। नेट सेलिंग प्राइस है 20,000, यानी आज बेचने गए तो 20,000 में बिकेगा। कैलकुलेट सबसे पहले कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ 2010। इम्पेयरमेंट के पहले, यानी कुछ भी कैलकुलेशन के पहले वो बताओ कि आपके एसेट बुक्स में दिख कितने का रहा था। बताइए कैसे निकालोगे, डिप्रिसिएशन कैसे निकालोगे। यस, कितने साल हो गए। अरे 3 साल, अरे कितने साल हो गए पूछा, टोटल बोल रहे हो। 3 साल बताया। एसेट की वैल्यू क्या बोले सर। वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज यानी आपको ये पूरे कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू लेना है प्लस रेसिडियल वैल्यू भी, यानी आखिरी साल में आप 4,000 के अलावा 1,000 और ऐड कर देना, 5,000। ठीक है, निकालिए ज़रा, डिस्काउंट रेट आपको दिया हुआ है ना 15%। बताइए कितना आ रहा है। वैल्यू इन यूज यानी यूज करके क्या मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो प्लस रेसिडियल वैल्यू। हम्म, हाँ बैक कर करके चेक करो कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पे कहाँ गड़बड़ किया है।
19025। रिकवरेबल अमाउंट मतलब वैल्यू इन यूज और सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर। सेलिंग प्राइस भी दिया है, क्या ज्यादा है? सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर। तो 20,000 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 20 है। इम्पेयरमेंट लॉस बताइए। चलिए, अब एसेट कितने का दिख रहा होगा बुक्स में? 20,000, वो हो गया रिवाइज कैरिंग अमाउंट। अब डेप्रीसिएशन अगले साल कितना चार्ज करोगे? डेप्रीसिएशन अगले साल कितना चार्ज करोगे? 20,000 रुपये। रिवाइज कैरिंग अमाउंट 20,000। ठीक है, बढ़े। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फाइंड इम्पेयरमेंट लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। But asset cost 56 lakh, life 10 years, scrap value nil, current carrying amount 27.3, remaining life 3 years, recoverable amount 12, upward revaluation done last year, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस दिख रहा होगा। ठीक है, अब बोल रहे हो रिकवरेबल अमाउंट 12, तो एसेट कितने पे दिखाओगे? तो इम्पेयरमेंट लॉस है क्या, कितना है? 27.3 पे एसेट दिख रहा है, 12 लाख रिकवरेबल अमाउंट है, 15.3 का इम्पेयरमेंट। सर एसेट बुक्स में कितने का दिख रहा है, और आप क्या बोल रहे हो रिकवरेबल अमाउंट कितना है? तो इम्पेयरमेंट है ना, कितने का? 15.3। कहाँ डाले 15.3 को? पीएनएल में, पर रिवैल्यूएशन सरप्लस अवेलेबल है उस एसेट का 14, तो 14 रिवैल्यूएशन सरप्लस में और 1.3 पीएनएल में। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, पेज नंबर 8 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8। Plant was acquired 15 years ago for rupees 5 crore. Accumulated depreciation as on 31st March 2001 was 4.15 crore. यानी एसेट आपके बुक्स में कितने का दिख रहा है? 85 lakhs. Depreciation estimated for the financial year 1 to 25 lakhs. हाँ, नेट सेलिंग प्राइस 30 lakhs ऑन 31st March 2001। अब डेटा का ध्यान दीजिए, डेप्रीसिएशन फॉर करंट ईयर 25 लाख दे रहा है वो, और पिछले साल का सेलिंग प्राइस बता रहा है आपको 30 lakhs, which is expected to decline by 20% in next financial year.
तो एसेट आपके बुक्स में नेक्स्ट ईयर अगर दिख रहा होगा तो 60 पे दिख रहा होगा, और सेलिंग प्राइस आप बोल रहे हो कितना है? 30। अगर 20% से कम हो गया तो 24। फिर उसके बाद में आपको बोला वैल्यू इन यूज इज 35 लाख ऑन 1 अप्रैल 2001, एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 30% बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो वैल्यू इन यूज दे दिया 35, 24.5। बड़े assuming that other conditions for applicability of impairment are satisfied, what is the carrying amount of the plant on 31st March 2002? अब ध्यान रखिए impairment हर साल नहीं करते, impairment के लिए कुछ conditions होती है, अगर ऐसा कुछ exist कर रहा है ना तो ही impairment करते हैं। तो हम वो conditions देख लेते हैं, आपको एग्जाम में वो conditions कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? सिर्फ अभी समझने के लिए कर लीजिए कि हम हर साल impairment लगाते नहीं है, इसीलिए बस वो conditions एक बार पढ़ लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। पेज नंबर 10। हाँ हाँ, नहीं, जैसे क्वेश्चन आपको बोल रहा है इसमें कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इम्पेयरमेंट की इन द ईयर 2002, वैसे देगा वो आपको। चलिए, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दिया है पेज नंबर 10। एसेट्स मार्केट वैल्यू हैज डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली, यानी हमने जो एसेट खरीदा उसका मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा गिर गया है, तो ऐसे में हम इम्पेयरमेंट लगा देंगे। क्लियर है? मतलब इम्पेयरमेंट टेस्ट करोगे, मैं ये नहीं बोल रहा एसेट इम्पेयर हो गया, ये कंडीशन है, अगर ऐसा हुआ तो शायद आपका एसेट इम्पेयर हो गया है, जरूरी नहीं है कि इम्पेयर हो गया, ठीक है? सिग्निफिकेंट चेंज और एडवर्स अफेक्ट टू द एंटरप्राइज हैज टेकन प्लेस और विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर इन टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और लीगल एनवायरनमेंट। यानी आपका टेक्नोलॉजिकल मार्केट चेंज हो गया है, नया प्रोडक्ट मार्केट में आ गया होगा, या फिर लीगल एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, आप बिजनेस नहीं कर सकते अब जो भी पर्टिकुलर बिजनेस आप कर रहे थे, तो ये सब रीजन से हो सकता है कि एसेट इम्पेयर हो गया होगा, ठीक है? मार्केट इंटरेस्ट रेट्स हैव इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द पीरियड, पहले मार्केट रेट 6% था, अभी 8% हो गया, डिस्काउंट रेट बढ़ेगा तो प्रेजेंट वैल्यू गिरेगी ना, एसेट इम्पेयर हो गया। वैल्यू इन यूज तो क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है ना, समझे? प्रेजेंट वैल्यू कम होगी ना, हो सकता है एसेट इम्पेयर हुआ होगा। कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज इज मोर देन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी के नेट एसेट सपोज करो 10 करोड़ है, और आप सारे के सारे शेयर्स 8 करोड़ में खरीद सकते हो, कंपनी के सारे शेयर्स खरीदना तो 8 करोड़ में खरीद सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है? मतलब आपका एसेट इम्पेयर हुआ होगा, एसेट 10 करोड़ के दिख रहे हैं, इम्पेयर हुआ होगा, ठीक है? इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, फिजिकल डैमेज, एसेट में कोई डैमेज हुआ है, सिग्निफिकेंट और एडवर्स अफेक्ट टू द एंटरप्राइज हैज टेकन प्लेस और विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, और बी और सी काइंड ऑफ सेम चलते हैं। इंटरनल रिपोर्टिंग इंडिकेट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट विल बी वर्स देन एक्सपेक्टेड, मतलब हम खुद उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं और शायद दूसरे प्रोडक्ट पे आ रहे हो, फीज्ड मैनर में एक प्रोडक्ट को निकाल के दूसरे प्रोडक्ट पे जाना हमने पढ़ा था, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, वैसा कुछ होगा तो शायद आपका मशीन इम्पेयर हो गया होगा ना, बराबर है? पॉइंट समझा? तो बोलते हैं कि ऐसे कुछ केसेस है जब आप चेक करो कि इम्पेयरमेंट हुआ होगा। बड़े तो अब यहां पे उन्होंने क्या बोला, हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? 8 कर रहे थे ना? हाँ, वो बोल रहा है 2002 में कंडीशन फुलफिल हुई थी, 2001 में आप चेक मत करो इम्पेयरमेंट के लिए, वो बोल रहा है 2002 में हुई, तो आप 2002 में ही चेक करो। तो आप बताओ 2002 में अगर इम्पेयरमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई हुई है तो एसेट को आप कितने पे दिखाओगे? 2002 में अगर इम्पेयरमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, यानी आपको इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है, तो आप एसेट को कितने पे दिखाओगे? 24.5। ठीक है, समझा? 24.5 पे दिखाएंगे, बताइए इम्पेयरमेंट कितने का है? 35.5। हाँ, डेप्रिसिएशन के बाद इम्पेयरमेंट होता है हमेशा,
बड़े excuse me, how much of the amount will be written off in financial year 31st March 2002? तो ये हमने डिस्कस किया. If the plant was revalued 10 years ago and current revaluation reserve is 12, तो फिर क्या होगा? हाँ, 12 रिवैल्यूएशन रिजर्व से और 23.5 पीएनएल से. If the value in use was 0 and enterprise is required to incur a cost of 2 lakh to dispose the plant, value in use is 0 है, what would be your response in 1 and 2? अगर वैल्यू इन यूज 0 है तो आप एसेट को कितने पे दिखाओगे? अरे 0 क्यों? और फिर सेलिंग प्राइस का क्या? फिर सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर 24 पे दिखाएंगे ना बाबा. क्लियर है? अब उसने साथ में वो जो 2 लाख बोला है वो क्या है? ये मेरे हिसाब से सेलिंग प्राइस को कम करेगा ना. सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल होता है, नहीं लेस कॉस्ट टू सेल होता है, सॉरी डिस्पोजल नहीं आएगा, लेस कॉस्ट टू सेल होता है, ये डिस्पोजल कॉस्ट है. ठीक है, ये नहीं आएगा. तो 24 बोले ना आप, 24 पे दिखेगा. लास्ट पार्ट का आंसर कहाँ है इसमें? अच्छा, इन्होंने उसका सेलिंग प्राइस भी 0 माना है. इसमें कुछ बोला है क्या वैसा? इफ द वैल्यू इन यूज इज 0 वुड इनकर 2 लाख टू डिस्पोज द प्लांट. ठीक है, फोर्थ केस को इंडिपेंडेंट माना है उन्होंने. सेलिंग प्राइस है वो -2 है. ठीक है, तो विच एवर इज लोअर 0, तो आप 60 पूरा इंपेयर कर दोगे. ठीक है, नहीं नहीं माइनस नहीं, माइनस में कभी नहीं आएगा. चलिए पीछे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 6. जो करा रहा हूँ वो मार्क करके रखना, वो पढ़ना है. ठीक है. कंपनी ऑपरेट्स अ माइन इन अ कंट्री वेयर लेजिस्लेशन रिक्वायर्स दैट ओनर मस्ट रिस्टोर द साइट ऑन कंप्लीशन ऑफ इट्स माइनिंग ऑपरेशंस. कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट ऑफ ओवरबर्डन व्हिच मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर माइनिंग ऑपरेशन कमेंस. Provision to cost of replace the overburden was recognized as soon as the mine is being depreciated. The carrying amount of the provision for restoration is 50 lakh. Decommissioning cost है. वो बोल रहा है कि आपने जिस दिन रिस्टोरेशन यानी वो जिस साइट पे माइन है वहाँ पे वो जो गड्ढा खोदा था, तो गड्ढा खोदते समय वो रेत वेत जो मिट्टी वगैरह निकाली, उसको रिस्टोर करने का खर्चा 50 लाख है जो फ्यूचर में लगेगा. डिकमीशनिंग एसेट में ऐड कर दिया और उतने की प्रोविजन बना दिया. अच्छा, डिकमीशनिंग आप लोगों ने ES10 नहीं पढ़ा है, सॉरी. 50 लाख रुपए क्या होता है? फ्यूचर में लगने वाला खर्चा है, तो उसका बेनिफिट तो आज ही मिल रहा है आप लोगों को, माइन आज यूज़ कर रहे हो. तो होता क्या है, ये 50 लाख रुपए को आप आज ही एसेट की वैल्यू में ऐड कर देते हो, ऐड कर देते हैं. खर्चा फ्यूचर में लगेगा तो उतने का प्रोविजन बना देते हैं. पॉइंट समझा क्या? ज़्यादा लगता जाएगा तो प्रोविजन बनता जाएगा. नाउ दिस 50 लाख इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू. फ्यूचर में आपको जो लगने वाला है खर्चा उसका प्रेजेंट वैल्यू है. सीधी बात है, इस पे हर साल इंटरेस्ट भी आता रहेगा. ठीक है, बढ़े आगे. अभी तो फिलहाल वो 50 लाख एसेट में इंक्लूडेड है और 50 लाख की लाइबिलिटी दिख रही है, ऐसा ध्यान में रखो. आगे बढ़ो. हाँ, एसेट की वैल्यू बढ़ा देते हैं. Enterprise is testing the mine for impairment. The cash generating unit for the mine is mine as a whole. अब वो कैश जनरेटिंग यूनिट के कॉन्सेप्ट पे अभी मत जाइए, वो समझाऊंगा मैं आपको. एंटरप्राइज हैज रिसीव्ड ऑफर्स टू बाय द माइन एट अ प्राइस ऑफ 80 लाख which encompasses the fact that buyer will take over the obligation to restore the overburden. 80 लाख रुपए का ऑफर आया है, सामने वाला बोलता है रिस्टोरेशन मैं करूंगा. ठीक है, फिर बोलता है डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ द माइन इज नेग्लिजिबल, वैल्यू इन यूज इज 1 करोड़ 20 लाख एक्सक्लूडिंग रिस्टोरेशन कॉस्ट. यानी सिर्फ माइन से 1 करोड़ 20 लाख मिल जाएंगे, पर एंड में डिस्पोजल का खर्चा तो लगेगा. ठीक है, कैरिंग अमाउंट इज 1 करोड़. अब 1 करोड़ में 50 लाख तो इंक्लूडेड होगा ही. आपको बताना है कोई इंपेयरमेंट है क्या.
उसके लिए मुझे तीन चीजें चाहिए, एक माइन का कैरिंग अमाउंट, एक उसकी सेल वैल्यू और एक उसका वैल्यू इन यूज। बराबर है। कैरिंग अमाउंट कितना है? 1 करोड़ रुपए। वैल्यू इन यूज कितना है? 120 माइनस 50 करे या नहीं करे? ठीक है। और सेलिंग प्राइस 50 पीवी पे ही है। एट्टी। अब थोड़ी सी गड़बड़ है। 80 लाख रुपए आप बोल रहे हो कि उसमें रिस्टोरेशन कॉस्ट नहीं लगेगा, बराबर। 70 में भी आपने रिस्टोरेशन कॉस्ट हटा दिया, दोनों एट पार है, दिक्कत नहीं है आपका। 80 और 70 एट पार है, कोई इशू नहीं है। 70 बोले थे ना आपने, 120 माइनस 50 बोले ना मेरे को। पर कैरिंग अमाउंट में तो आपका रिस्टोरेशन कॉस्ट इंक्लूडेड है, उतने की लाइबिलिटी भी दिख रही है, फिर वो तो एट पार नहीं है, कंपेरेबल नहीं है। हाँ कितना है? हाँ 50। आप पॉइंट समझ रहे हो? कैरिंग अमाउंट 50 है, 1 करोड़ नहीं है मैम। जब वो 50 लाख का खर्चा लगेगा आपको बाद में, तो उसका जर्नल एंट्री क्या पास करोगे जब रिस्टोरेशन करना पड़ेगा? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं। प्रोविजन तो मैं पहले ही बना के बैठा हूँ। हाँ, आप ये समझिए ना कि 50 लाख के एसेट के बदले में तो आपको 70 लाख मिल रहे हैं। आपने प्रोविजन आज ही ऐड कर दिया एसेट में, 50 लैक्स। हाँ, तो आपके बुक्स में वैसे भी लाइबिलिटी अलग से दिख रही है। हाँ, तो आपके एसेट के लिए तो कंपेरेबल वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख है, 70 लाख है ही नहीं। और 70 लाख के लिए कंपेरेबल एसेट की वैल्यू तो 50 लाख है। मतलब ऐसा चलो चाहे वैसा चलो, 1 करोड़ को कंपेयर करना तो 1 करोड़ 20 लाख से करो। हाँ नहीं, हाँ। पर सर मुझे एक बात बताइए, वो 1 करोड़ के एसेट के बदले में पैसे मिले 1 करोड़ 20 लाख, मिल रहे हैं ना? तो आपने उसकी एंट्री क्या पास की 1 करोड़ 20 लाख की, बताओ? ये बेचा तो नहीं, यूज कर लिया। तो 1 करोड़ 20 लाख की क्या एंट्री पास की? यूज है ना, वैल्यू इन यूज है ना सर, यूज करके कमाया ना, बेचा थोड़ी। तो उसकी एंट्री क्या पास की? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, 1 करोड़ 20 लाख। और जो 50 लाख पे किया उसकी एंट्री क्या पास की? 50 लाख एक्सपेंस नहीं है, नहीं है ना सर। कहा है आपने? एक्सपेंस डाला ही नहीं, पीएनएल में डेबिट ही नहीं किया आपने। तो रेवेन्यू तो 1 करोड़ 20 लाख है, 1 करोड़ के अगेंस्ट। आपने वो 50 लाख का प्रोविजन नहीं बनाया होता तो अब ये 50 लाख आपका खर्चा होता। तो मैं बोल रहा हूं ना भाई, 50 माइन तो एक्चुअली 50 लाख की है। माइन कितने की है? 50 लाख। उससे नेट कितना कमा रहा हूं? 70 लाख। आप तो 20 लाख के प्रॉफिट पे ही हो। पॉइंट समझ में आया क्या? बड़े आगे। हाँ, 1 करोड़ से कंपेयर कर रहे हो तो वहां 1 करोड़ 30 लाख हो जाएगा। पॉइंट समझा? 80 लाख प्लस 50 लाख, तो ऐसे बोलो चाहे वैसे बोलो, इम्पेयरमेंट तो है ही नहीं। क्लियर है? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा मई 18, नहीं नवंबर 18। लास्ट अटेम्प्ट क्या हुआ आप लोगों का? नवंबर 18 बोलना मैं। ये मई 19 है ना? हाँ नवंबर 18। नवंबर 18 क्वेश्चन नंबर 1B, ठीक है। सी लिमिटेड acquires एस लिमिटेड for 8,000 lakhs. Details of acquisition as under fair value of identifiable assets 2,000 goodwill, sorry 6,000 goodwill 2,000। तो थोड़ा सा एक्चुअली सीजीयू का कॉन्सेप्ट है, पर एसेट सीजीयू का इसमें कोई यूज नहीं है। अभी तक आपने जो पढ़ा उतना मोर देन सफिशिएंट है इसमें। एसेट आपके बुक्स में 8,000 का दिख रहा है, पर उसके दो टुकड़े हैं, एक है फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स, एक होता है गुडविल। आप गुडविल को इग्नोर कीजिए थोड़ी देर के लिए। एंटिसिपेटेड यूजफुल लाइफ इज 5 years, गुडविल इज टू बी अमोर्टाइज इन 4 years। C Limited uses straight line method of depreciation with no residual value anticipated on 31st March 18। कितने साल बाद? 2 साल बाद। 2 साल बाद वो एसेट, वो जो फेयर वैल्यू एसेट है 6,000, वो आपके बुक्स में कितने का दिख रहा होगा? 36
3600 ये सबको आया। C Limited estimated a significant decline in production due to change in government policy. रीजन मिल गया इम्पेयरमेंट करने का। The selling price of identifiable asset is not determinable. Cash flow based on recent budget for next 7 years considering changed government policy is as under. Incremental finance is 8%. तो अब सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, सिर्फ वैल्यू इन यूज के बेसिस पे रिकवरेबल अमाउंट निकालना है। आपको 8 साल का कैश फ्लो दिया है, 7 साल का, तो आपको इसे 8% से डिस्काउंट करके पहले बताना है कि ये कितना हो रहा है। पहले तो वो बताइए वैल्यू इन यूज। रिवाइज हुआ होगा, ठीक है। निकालिए ना, निकालिए। ठीक है, 3460 इन शॉर्ट। एसेट आपके बुक्स में कितने का दिख रहा है? 3600। तो बताइए इम्पेयरमेंट है क्या, कितना है? 140। समझ गए यहाँ तक के? बढ़े आगे, ठीक है, बस उतना ही पूछा था आपको। 5 मार्क का वो तो फिक्स है ना वेटेज। हाँ, तो क्वेश्चन के फ्री मार्क्स दिए थे जिसने क्वेश्चन नंबर लिखा था। ठीक है, यहां तक के समझ गए? चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट मतलब मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स दैट कैन जनरेट कैश फ्लो फॉर इटसेल्फ। मिनिमम नंबर ऑफ एसेट्स दैट कैन जनरेट कैश फ्लो फ्रॉम इटसेल्फ, जो खुद से कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर आप एक टाइपिस्ट का काम कर रहे हैं, टाइपिस्ट मतलब इंडिपेंडेंटली, नॉट इन जॉब, तो अगर आप एक टाइपिस्ट का काम कर रहे हैं तो आपको क्या लगेगा? टाइपराइटर या कंप्यूटर। एक ही एसेट चाहिए, पॉइंट समझा? अरे क्या हो गया, तो उसमें आगे तो बढ़ो। तो अब ये जो कंप्यूटर है, जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है इसी से हो रहा है। मतलब मैं फ्यूचर कैश फ्लोज जो निकाल रहा हूँ, वो फ्यूचर कैश फ्लोज निकालते समय मैं यानी जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा कि मैंने पूरा का पूरा उसी एसेट से जनरेट किया, तो कंपेरेबल है। अब एज ए सीए आप मुझे बताइए कि आप कौन कौन से एसेट्स यूज़ करने वाले हो टू जनरेट योर इनकम, ऑडिट फीस वगैरह? कंप्यूटर, प्रिंटर, ऑफिस है, ऑफिस के अंदर में मतलब इंटेंजिबल एसेट भी आ गया आपका, सॉफ्टवेयर प्लस आपका फर्नीचर आ गया, फिक्सचर आ गया, एसी आ गया, फैन आ गया, लाइट आ गई, सारी एसेट्स आ गए, बराबर है। अब बताओ कौन से एसेट से कितना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है? नहीं बताया जा सकता, बराबर है। पर ये सब एसेट्स मिलके कितना कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं ये बता सकते हो?
अब सपोज करो कि आप सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि आप लोग सब साथ में प्रैक्टिस करोगे और हर एक जन अपना अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करेगा। मतलब एक जन जीएसटी स्पेशलाइजेशन ले लेगा, एक जन डायरेक्ट टैक्स का स्पेशलाइजेशन, एक जन फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन, समझ गए। अब हर एक जन का अपना अपना ऑफिस है और एक कॉमन जहाँ पे वो क्लाइंट्स वगैरह आते हैं वो वाला, उसको अभी साइड में रखो। मतलब कॉमन क्या बोलते हैं उसको, सेक्रेटरी जहाँ पे बैठती है, कैबिन। बाकी आप लोगों के सबके अपने अपने इंडिपेंडेंट कैबिन्स, ठीक है। मुझे बताइए अब मैं क्या आपके इंडिविजुअल कैबिन का कैश फ्लो बता सकता हूँ? हाँ, और आपके पार्टनर का ऑफिस का बता सकता हूँ। यानी हर एक कैबिन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। सो दे आर मिनिमम नंबर ऑफ एसेट्स दैट कैन जनरेट कैश फ्लो फ्रॉम इटसेल्फ। क्लियर है यहाँ तक के? जहां डिपेंडेंसी आ गई, मतलब एक क्लाइंट तो सिर्फ इसलिए आया है कि पूरा का पूरा काम यहाँ होता है, अगर कोई एक जन भी चला जाएगा तो वो काम नहीं देगा, तो फिर अब डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट कैश फ्लो नहीं हुआ। फिर आप सब लोग मिलके सीजीयू बनोगे, कैश जनरेटिंग यूनिट। क्लियर है, समझ में आया? अब रही बात वो जहाँ सेक्रेटरी बैठते, अब वो वाला कहाँ पे जाएगा? तो आप सब में अमोर्टाइज करना पड़ेगा, पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही होता है जैसे कि एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री कैश फ्लो जनरेट करती है, मल्टीपल फैक्ट्रीज है। अब कैसे करोगे? तो वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि हेड ऑफिस जो होता है, हर एक फैक्ट्री अपने आप में कैश फ्लो जनरेट कर रहा है वहाँ तक ठीक, जो हेड ऑफिस है वो एलोकेट होता है। तो एलोकेट होने के अपने अलग अलग रेशियोज होते हैं, वो तो आपको एग्जाम में देगा, आपको उसका टेंशन अभी नहीं लेना है। क्लियर है यहाँ तक? कुछ क्वेश्चन देखते हैं टू आइडेंटिफाई कि ये सीजीयू क्या है उनमें, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सीजीयू में कभी भी वो बोलता है कि वो जो सीजीयू है, कैश जनरेटिंग यूनिट, आप उस पर इंपेयरमेंट टेस्ट लगाओ, उसके इंडिविजुअल एसेट्स पे इंपेयरमेंट टेस्ट मत लगाओ। कॉन्सेप्ट ये है, उसके इंडिपेंडेंट एसेट्स पे इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं लगेगा, सीजीयू एज अ होल इंपेयरमेंट टेस्ट लगेगा कभी भी, ठीक है। चलिए, machine has suffered physical damage but is still working, although not as well as it used to. Selling price of the machine is less than its carrying amount. Machine does not generate independent cash flow from continuing use. ठीक है, उसने बोल दिया ये CGU का पार्ट है। Smallest identifiable units to which the machine belongs is largely independent of cash flow from the production line. तो उन्होंने एक वो बता दिया कि एक प्रोडक्शन लाइन करके है जो CGU है, मिनिमम एज कैश फ्लो जनरेट करता है। Recoverable amount of the production line shows that production line taken as a whole is not impaired. ठीक है, प्रोडक्शन लाइन इम्पेयर्ड नहीं है। बताओ मशीन इम्पेयर्ड है क्या? क्यों मशीन क्यों इम्पेयर्ड है? इंडिविजुअली तो देखना ही नहीं है ना, देखना ही नहीं। ठीक है, वैल्यू इन यूज बता सकते क्या मैम? बस वो खत्म, ठीक है। हाँ, तो वो तो रीजन हो गया, इंटरनल रीजंस की इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना है, लगाओ इम्पेयरमेंट टेस्ट। इम्पेयर नहीं हुआ पर बड़े। अब अगर आपने प्लान कर दिया कि मशीन को बेचना है, अब उसका वैल्यू इन यूज देखूंगा क्या? मशीन फिजिकल डैमेज हो गई, अब सोचा यार बेच देते, बेच के खत्म करते, मतलब बेचा नहीं है अभी, सोचा बोले बेच के खत्म करते। अब भी वैल्यू इन यूज देखूं मशीन का? नहीं, अब तो सेलिंग प्राइस ही देखोगे। अब सीजीयू का पार्ट नहीं होगा, मतलब थॉट प्रोसेस अलग अलग करना पड़ेगा। जब प्लान है कि अभी उसे कंटिन्यू करेंगे यूज करना, तो सीजीयू का पार्ट है वैल्यू इन यूज देखो, क्योंकि ऐसे वैल्यू इन यूज नहीं बता सकते, उसका अलग से नहीं बता सकते, सेलिंग प्राइस बता सकते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पे आपका डिसीजन हो गया नहीं अब बेचना है, सेलिंग प्राइस से कंपेयर करो। एक्चुअली फिर वो इम्पेयरमेंट नहीं है, AS10 लगा, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, लॉजिक वो लग गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोलो बोलो। हाँ, तो दो का असम्पशन लिए, बोलो ना मैम, बोलो ना। कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, AS10 में जब भी कोई एसेट बेचने के लिए निकाल दिया ना, तो वैल्यूएशन का टेक्निक है कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। बेचने निकाल दिया तो तब तक नहीं, ठीक है। सब पढ़ेंगे, ये सब आएगा आपको। अ सिग्निफिकेंट रॉ मटेरियल used for plant wise production is an intermediate product bought from plant X and the same enterprise. Excess product is sold in Y at a transfer price that encompasses all margins to X. मतलब ट्रांसफर प्राइस ऐसा डिसाइड हुआ है कि प्रॉफिट सारे X ही रख लेता है, Y को कुछ प्रॉफिट ही नहीं होता। 80% of Y's product is sold to customers outside the enterprise. 60% of excess production is sold to Y, remaining 42 outside customers. Identify CGU, यानी X और Y अलग अलग CGU है या मिलके CGU बनते हैं। केस वन, X could sell the product it sells to Y in an active market. In an active market, internal transfer price are higher than market price. क्या लगता है आपको?
एक्स और वाई मिलके सीजीयू बनेंगे या अलग अलग सीजीयू बनेंगे? अलग अलग बन सकते हैं। नहीं, वाई इंडिविजुअली काम नहीं, क्यों नहीं कर सकता ना? बाय के लिए कभी मत सोचो, बाय के लिए किसी पे भी डिपेंडेंट रहे ऐसा नहीं सोचना। सेल इंडिपेंडेंटली कर सकता है क्या, कभी भी ये सोचो। डिपेंडेंसी परचेस में नहीं चाहिए, डिपेंडेंसी सेल के लिए चाहिए, तो सीजीयू हुआ का पार्ट हुआ। ठीक है, अब बोलो एक्स इंडिपेंडेंटली सेल कर सकता है क्या? एक्स कुड सेल इट सेल्स टू वाई इन ओपन मार्केट, लिखा तो है ना मैम, बेच सकता है। तो एक्स इंडिपेंडेंट सीजीयू है, वाई तो 80% वैसे भी बेचता है, दिया ही है बाहर ऊपर आपको, तो वाई भी इंडिपेंडेंट सीजीयू है। केस 2, एक्स और वाई मिल के सीजीयू बने। अब एक्स डिपेंडेंट हो गया वाई पे, तो अब एक्स और वाई मिल के सीजीयू बने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैम, अब इसके आगे जेड भी तो आ सकता है ना। जहां डिपेंडेंसी आ गई तो वो बंदा उस सीजीयू का पार्ट हो जाएगा। एक्स सीजीयू का पार्ट है वाई के, हाँ सेकंड केस में एक्स सीजीयू का पार्ट है वाई के। ठीक है, नहीं उस पर उससे हमें कोई लेना देना नहीं, सेल में देखना है। यहाँ तक समझ गए आप लोग? कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक? तो अगला वाला देखो, अगर ये क्वेश्चन आंसर कर दिए मतलब ये लॉजिक पूरी तरह से क्लियर है। एम प्रोड्यूसेस ए सिंगल प्रोडक्ट इन ओन्स प्लांट ए बी एंड सी। एंटरप्राइज है एम और प्लांट है 3। ईच प्लांट इज लोकेटेड इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट। ए प्रोड्यूसेस अ कंपोनेंट दैट इज असेंबल्ड इन आइदर बी और सी। Combined capacity of B and C is not fully utilized. M's product are sold worldwide either through B or C. या तो B से बेचेंगे या C से बेचेंगे। For example, B's production can be sold in C's continent. ये पॉइंट पे ध्यान देना। If the product can be delivered faster. C जिस कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट में B भी डिलीवर कर सकता है अगर उसकी डिलीवरी फास्ट है C से। Utilization level of B and C depends on allocation of sale between two sides. ये लाइन का क्या मतलब है? Allocation of sale between two sides. करेक्ट करेक्ट, आगे बोलो ना। हाँ, वो कौन डिसाइड कर रहा है? एम डिसाइड कर रहा है, समझ गए? बी का इंडिपेंडेंट सेल बता सकते हो क्या? बता सकते हैं। सी का इंडिपेंडेंट सेल कैसे बताओ? बताओ फ्यूचर में बी कितना सेल करेगा? जितना तो फिर आप बी का इंडिपेंडेंट सेल कैसे बताओगे? आप बोल रहे हो कि सर जितना एम बताएगा, जितना एम बोलेगा, तो यानी कि हुआ तो डिपेंडेंसी आ गई। अभी एम कितना बोलेगा आज बता सकते क्या आप? नहीं बता सकते। हाँ, एम कितना सेल करेगा ये बता सकते हो। उसका तो एक रफ आइडिया है कि आने वाले सालों में एम को ऑर्डर कितने आएंगे बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड्स, बट बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड बी का सेल या सी का सेल बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, डिपेंडेंसी। पॉइंट समझ में आया? क्या बी और सी इंडिपेंडेंट सीजीयू है? नहीं, बी और सी मिलके सीजीयू बनेंगे। अब देखो फास्टर डिलीवरी क्या होता है, आप ये बता सकते हो कॉन्टिनेंट से ऑर्डर्स कितने आएंगे, आप ये नहीं बता सकते कि कब आएंगे। अब सडनली ऑर्डर आया और दूसरे कॉन्टिनेंट में प्रोडक्ट रेडी है, ये कॉन्टिनेंट में प्रोडक्ट रेडी नहीं है, एलोकेशन चेंज हो गया, तो इसीलिए दिक्कत होने वाली है। ठीक है, और अभी आप सिर्फ ये 2 कॉन्टिनेंट पकड़ रहे हो, आप बाकी के कॉन्टिनेंट्स नहीं पकड़ रहे। बोलिए बोलिए। इस वजह से दोनों डिपेंडेंट हो गए। आप आपने इंडिपेंडेंट दिया ही नहीं ना, वो लाइन ही बोल रहा है कि एलोकेशन एम करेगा। ठीक है, पढ़े बताइए। देयर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर एस प्रोडक्ट। अब सीजीयू कौन कौन है? बी और सी मिलके एक और एक। देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर ए, तीनों मिलके। वेरी गुड।
अगला देखिए, a publisher owns 150 magazine titles of which 70 are purchased, 80 are self-generated. Price paid for the purchased magazine title is recorded as an intangible asset. Cost of creating magazine title and maintaining existing titles are recognized as an expense when incurred. ये इंटेंजिबल एसेट्स का लॉजिक है कि आप जब खुद का कोई मैगजीन टाइटल बनाते हो तो एक्सपेंस ऑफ होता है, आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। अगर आपने परचेज किया है तो आप उसको अपने बुक्स में दिखाते हो एज एन एसेट, ठीक है। कैश इनफ्लो फ्रॉम डायरेक्ट सेल एंड एडवर्टीजमेंट आर आइडेंटिफाइबल फॉर ईच मैगजीन टाइटल, आइडेंटिफाइबल। टाइटल्स आर मैनेज्ड बाय कस्टमर सेगमेंट। लेवल ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर ईच मैगजीन टाइटल डिपेंड्स ऑन रेंज ऑफ टाइटल्स in the customer segment to which the magazine relates. सेल आइडेंटिफाइबल है, उनका अपना कस्टमर सेगमेंट है और उसमें आने वाली एडवर्टीजमेंट उसी कस्टमर सेगमेंट पे डिपेंडेंट है, यहाँ तक के बता दिया उन्होंने आपको। मैनेजमेंट हैज अ पॉलिसी टू अबैंडन ओल्ड टाइटल एट द एंड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ एंड रिप्लेस इट विद अ न्यू टाइटल फॉर सेम सेगमेंट। लाइफ भी डिटर्मिनेबल है। बताइए, क्या सारे मैगजीन टाइटल मिलके सीजीयू बनेंगे या हर एक जन इंडिपेंडेंट सीजीयू बनेगा? हर एक जन इंडिपेंडेंट बनेगा। यहाँ पे बढ़ो, बोलो बढ़ूँ आगे। अभी अगला देखो, M is a manufacturing company. It has a headquarter building that used to be fully occupied for internal use. After downsizing, half of the building is now used internally and half has been rented out. Lease agreement is for 5 years. क्या बिल्डिंग इंडिपेंडेंट सीजीयू है? बिल्डिंग में आधी जगह खुद यूज कर रहे हो, आधी जगह आपने रेंट आउट कर दी, वो भी क्योंकि डाउनसाइजिंग के कारण। क्या बिल्डिंग इंडिपेंडेंट सीजीयू है? हाँ, क्यों? पर वो तो आधी बिल्डिंग, आप बचा हुआ आधा बिल्डिंग दे सकते हो रेंट पे। ये कैसे आपने जज किया? ये आपने कैसे डिसाइड किया कि बचा हुआ आधा भी दे सकते हैं रेंट पे? हाँ देखो, वो तो मैं बोल रहा हूँ इंडिपेंडेंट सीजीयू तो नहीं है, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ आपको। पर आप ये बोल सकते हो क्या कि वो इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट कर सकता है? क्यों नहीं? देखो, सबसे पहली बात, एक तो बिल्डिंग एकदम ऐसे लोकेशन के ऊपर चाहिए कि मतलब इजीली रेंट आउट हो सके। ये डेटा आपके पास है नहीं। अब जैसे मरीन ड्राइव पे आपके पास बिल्डिंग है, अरे पता है वो रेंट आउट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नागपुर में वेस्ट हाईकोर्ट रोड के ऊपर आपके पास बिल्डिंग है, हो जाएगी रेंट आउट। बट इनफैक्ट आप वेस्ट हाईकोर्ट रोड पे भी जाओ तो बहुत सारी बिल्डिंग खाली दिखेगी आपको वहाँ पे भी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है बिल्डिंग को इंडिपेंडेंट सीजीयू बोलना, इतना आसान नहीं है, ठीक है। बड़ी चीज़ होती है, अमाउंट बहुत बड़ा होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जितना डेटा दिया उसके हिसाब से इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर हेडक्वार्टर, और सिर्फ डाउनसाइजिंग के लिए आपने रेंट पे दिया है, ठीक है। यानी वो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट कर सकता है क्या, ये क्वेश्चन डाउटफुल है, उसका डेटा नहीं है हमारे पास। कर सकता होता तो आपका आंसर सही है, कुछ गलत नहीं है, बट नहीं कर सकता है अगर, यानी कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं तो बोलूँगा बिजनेस का ही पार्ट है, ठीक है। समझे यहाँ तक? क्या बढ़ूँ? चलो, ये क्वेश्चन कब ऐड हुआ है? नया ऐड हुआ होगा शायद, 16 मार्क करके रखिए। इंडिपेंडेंट कैश जनरेटिंग यूनिट नहीं है। हाँ, गुड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल acquired a sachet filling machine on 1st April for 60 lakh. Machine is expected to have a life of 6 years. At the end of financial year 1-2, carrying amount is 41. Short circuit occurred in the financial year, but luckily machine did not get badly damaged and was still working at the end of financial year. Short circuit के कारण थोड़ी दिक्कत हुई, पर मशीन चल रही है। Machine is expected to fetch 36 lakh if sold. By itself is not capable of generating cash flow. However, smallest group of assets comprising these machines capable of generating cash flow of 54 lakh per annum and has a carrying amount of 3.46 lakhs. Sorry, 3.46 crores.
ऑल सच मशीन्स पुट टुगेदर फेच अ सम ऑफ 4.44 crores इफ डिस्पोज्ड। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि ये however smallest group of assets comprising the machine is capable of cash generating unit of 54 crore per annum। तो 54 crore per annum का कैश फ्लो वो जनरेट कर सकती है। फिलहाल कैरिंग अमाउंट है आपका 3.46 करोड़ है ना, उसके कंपैरिजन में तो कैश फ्लो ही बहुत ज़्यादा है। इम्पेयरमेंट है क्या? सीजीयू में इम्पेयरमेंट है क्या? सीजीयू में नहीं है, तो मशीन में इम्पेयरमेंट है क्या? मशीन में है इम्पेयरमेंट? मशीन में कैसे इम्पेयरमेंट है बोलो? सीजीयू का पार्ट तो है ना, फिर कैसे इम्पेयरमेंट? सीजीयू इम्पेयर हुआ क्या? सीजीयू इम्पेयर नहीं हुआ तो मशीन कैसे इम्पेयर होगी? बोलो ना। नॉट केपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश फ्लो, तो वैल्यू इन यूज नहीं निकाल सकते आप उसका। वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ हाँ, नहीं हुई ना, इंडिपेंडेंटली आप उसका कैश फ्लो नहीं बता सकते, तो इम्पेयर कैसे हुई? उसका सीजीयू इम्पेयर हुआ तो वो इम्पेयर हुई, सीजीयू इम्पेयर नहीं हुआ तो वो कहाँ से इम्पेयर होगी? समझे? कंफ्यूजन है क्या? हाँ, तो आप सिर्फ 36 लाख से क्यों कंपेयर कर रहे हो? वैल्यू इन यूज भी तो देखो, रिकवरेबल अमाउंट तो दो विच एवर इज हायर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रॉपर इम्पेयरमेंट के क्वेश्चंस पे। पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। At the end of 2000, Enterprise M acquired 100% of Z for 3000 lakhs. Z has 3 cash generating unit ABC with net fair value 1200, 800, 400. Recognizes a goodwill of 600. तो उन्होंने बोला है कि आपने एक एंटिटी को अक्वायर किया 3000 पे, वो 3000 के 4 टुकड़े हैं, ABC, 3 CGU और एक गुडविल। ठीक है। At the end of 2004, A makes significant losses. Recoverable amount is estimated to be 1350. कैरिंग अमाउंट इज एज डिटेल्ड बिलो। फिर उसके बाद में बोला है डिटरमाइन गुड इम्पेयरमेंट लॉस इफ, वो जो 18, 19, 20 लिखा ना वो काट दो सब, वो केस 1, केस 2, केस 3 है बेसिकली। गुडविल इज एलोकेबल इन द रेशियो ऑफ 2000। ठीक है, वो लाइन समझा? मतलब क्वेश्चन समझा ही नहीं बोल रहा, वो लाइन समझा? गुडविल इज एलोकेबल इन द रेशियो ऑफ फेयर वैल्यू। क्या करना है, क्या मतलब क्या उस लाइन का? उनके फेयर वैल्यू के रेशियो में बांटना है। अब समझिए, देखिए एक होता है मैं हर सीजीयू का इंडिपेंडेंटली इंपेयर करता हूँ, पर फिर मैंने आपको बोला था कि जैसे आपका वो एक वो फ्रंट ऑफिस है, उसको सबको एलोकेट करना पड़ेगा। गुडविल भी ऐसा ही होता है जिसे एलोकेट करना पड़ता है, कोई तो रेशियो चाहिए एलोकेशन का। अगर गुडविल एलोकेट कर रहे हो तो पहले गुडविल एलोकेट कर दो, फिर इम्पेयरमेंट लॉस लगा इम्पेयरमेंट लगाना। अगर नहीं हो सकता, गुडविल एलोकेट नहीं हो सकता, नहीं पता कि कैसे गुडविल एलोकेट करें, तो ऐसे में पहले हर एसेट को इंडिविजुअली इम्पेयरमेंट लगाओ, स्टेप 1। फिर स्टेप 2, एंटिटी एज अ होल वापस इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाओ, 2 बार इम्पेयरमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, अगर एलोकेट कर सकते हो तो इंडिपेंडेंटली इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा दो, एलोकेट नहीं हो सकता तो पहले इंडिविजुअली इम्पेयरमेंट, फिर एंटिटी एज अ होल इम्पेयरमेंट। समझ गए? तो यहां तो एलोकेट हो सकता है, उन्होंने ऐसा बोला। समझ गए? अब मुझे बताओ कितना गुडविल एलोकेट करोगे? पूरा बोले तो कितना अमाउंट बोलो? वो तो रेशियो हो गया ना सर, 120। रेशियो ऑफ एलोकेशन सही है, 12:8:4। मैं पूछ रहा हूँ कितना अमाउंट आप गुडविल एलोकेट करने वाले हो? 600 की 120। अब आप इम्पेयरमेंट लगा रहे हो 2004 में, 2004 में तो कैरिंग अमाउंट ही 120 है गुडविल का, मैं 600 को एलोकेट करके क्या करूं? पॉइंट समझे? तो 120 को एलोकेट करेंगे। अब ध्यान रखो ऊपर क्या दिया है, ए मेक सिग्निफिकेंट लॉस। इम्पेयरमेंट टेस्ट आप सिर्फ ए को लगा रहे हो, बाकी दोनों पे दिमाग नहीं लगाएंगे अपन। ए को गुडविल कितना एलोकेट होना चाहिए बोलो? करो करो, 120 का गुडविल एलोकेट करो ना, 60।
ठीक है, तो 1300 का कैरिंग अमाउंट है, 60 आपने गुडविल एलोकेट कर दिया, 1360। रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया है? 1350। देखो देखो ढूंढो, तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट है क्या? कितना? 10। यहां तक समझे? ऊपर ऊपर। अब देखो ये इम्पेयरमेंट को एलोकेट कैसे करोगे? कभी भी इम्पेयरमेंट सबसे पहले गुडविल को एलोकेट होता है, पहले हर 100% गुडविल राइट ऑफ करो, उसके बाद बाकी एसेट्स में बटेगा। समझिए, अब यहाँ पे बाकी एसेट में एक ही एसेट है ए, कोई और एसेट भी होता तो प्रोपोर्शनेटली बांटते हैं। ठीक है, बोलिए सर। सर आप फेयर वैल्यू के रेशियो में बांट रहे हो, फेयर वैल्यू तो ऊपर दिया है, वो तो कैरिंग अमाउंट है। हाँ 60 रुपये बटा 1300 में ऐड हुआ 1360, रिकवरेबल अमाउंट 10 का। हाँ, तो किसको एलोकेट करोगे? गुडविल को, यानी राइट ऑफ किससे करूं? गुडविल से। समझ गए? गुडविल 50 हो जाएगा उसका, समझ गए? गुडविल 110 हो जाएगा टोटलिटी में। करेक्ट। बड़े नहीं, आपको पता है ना अभी उसका गुडविल 50 है, अब वापस वही रेशियो में क्यों बांटोगे फेयर वैल्यू के? अब वो रेशियो में नहीं बांटेंगे, रेशियो बदल जाएगा। बोलो कि गुडविल को सबसे पहले क्यों इंपेयर करना है? नाम ही गुडविल है, आप बोल रहे हो कंपनी का गुडविल है, जो कंपनी इंपेयर हो चुकी है उसका कहाँ का गुडविल, इसलिए पहले गुडविल इंपेयर होगा। ठीक है, कंफ्यूजन है क्या मैम? बढ़ू। दूसरा केस है, गुडविल इज एलोकेबल इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ 2004। अभी जो कैरिंग अमाउंट है उस रेशियो में बांटना है। बोलो कितना एलोकेट होगा? 47.27। बोलो कोई इम्पेयरमेंट है क्या? Goodwill is not allocable. Enterprise as a whole recoverable amount is 3200। ठीक है, अब गुडविल एलोकेबल नहीं है तो 2 पॉइंट ऑफ इम्पेयरमेंट। पहले ए को इंडिपेंडेंटली इंपेयर करो विदाउट एनी गुडविल। इंपेयर हुआ क्या? नहीं हुआ। 1300 से 1350 ज्यादा है, कोई इम्पेयरमेंट नहीं है। एंटिटी एज अ होल आपके बुक्स में 3420 का दिख रहा है, रिकवरेबल अमाउंट 3200 है। बोलो इम्पेयरमेंट है क्या? है इम्पेयरमेंट कितना? 220। सबसे पहले गुडविल को एलोकेट करेंगे, कितना? 120 हट गया, बचा कितना? 100। अब 100 तीनों एसेट्स में प्रोपोर्शनेटली बटेगा, एबीसी। क्या रेशियो में बटेगा? उनके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। बताओ कितना कितना, यानी कितना कितना है? अब तीनों को इंपेयर करना पड़ेगा। भले बी और सी आप टेस्ट नहीं कर रहे थे इंपेयरमेंट के लिए, पर होगा अब उस पर भी एलोकेट। हाँ बोलिए बोलिए। बी और सी को हुआ ना, क्योंकि एंटिटी एज अ होल इंपेयर हो चुकी है। पूरी एंटिटी से आप सिर्फ 3200 रिकवर करोगे। जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है। अगर पता होता सिर्फ उसी के कारण तो गुडविल भी एलोकेबल होता। करना ही पड़ेगा एलोकेट। ठीक है, करेक्ट। समझ गए? बस ये ऐसा ही क्वेश्चन था वो जो आपने एग्जाम का सॉल्व किया, उसमें गुडविल भी इंपेयर हो रहा था। सबसे पहले जो भी इंपेयरमेंट था गुडविल को एलोकेट हुआ। कोइंसिडेंटली अपना अपन ने से मशीन पे देखा, मतलब गुडविल तो पूरी तरह से इंपेयर हो गया था ना, इसीलिए। बड़े चलिए पेज नंबर 20 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 19। एक बार आपने इंपेयर कर दिया तो आप इंपेयरमेंट रिवर्स कर सकते हो क्या? तो बोलता है हाँ कर सकते हो, प्रोवाइडेड 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो। एक, उसका रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गया। 2, जिस रीजन से आपने इंपेयरमेंट किया था ना वो रीजन रिवर्स हो गया और अब वो रीजन फ्यूचर में आएगा भी नहीं। मतलब जैसे कि सपोज करो नई टेक्नोलॉजी आने वाली है तो आपने एसेट को इंपेयर कर दिया, टेक्नोलॉजी आते से ही फेल हो गई, हो गया, इंपेयरमेंट रिवर्स कर दो। जो रीजन से इंपेयर किया था वो रीजन ही फेल हो गया ना। पॉइंट समझ गया? बढ़ूं मैं आगे।
तो उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन आते हैं, कैलकुलेशन कैसे करना, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, संभल के पढ़ना। 1st April 2008, C purchased an asset for 10 lakh with a life of 10 years. Machine was depreciated straight line. 1st April 2001, sorry 2011, कितने साल बाद? 3. It was revalued to 8,40,000. तो एसेट है कितने का बोलो? हाँ, अब 7 लाख का हो गया। मैं यहाँ पे ऐसा 2 टेबल्स बना देता हूँ, एक एसेट का और एक रीवैल्यूएशन का, समझाने के लिए। अभी 10 लाख का एसेट है, इसके ऊपर डेप्रीसिएशन हम 3 साल का ले लेते हैं, 3 लाख हो गया, तो एसेट 7 लाख का दिख रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपने उसको वैल्यू किया कितने पे? 840 पे आपने उसको वैल्यू किया, यानी आपने 1.4 लाख से उसकी वैल्यू बढ़ा दी। समझ गए? बढ़ूं आगे? तो ये वैल्यू आई आपकी 31 मार्च 2011। आगे बढ़िए। अब उन्होंने बोला 1 अप्रैल 11 लिख देता हूँ, 1 अप्रैल 11 लिख देते हैं। नहीं, एग्जाम में जो डेट दिया आपको वही लिखना है ना। अब उसने आपको बोला ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2004 द एसेट वाज रिव्यूड फॉर इम्पेयरमेंट एंड रिकवरेबल अमाउंट इज असेस्ड टू बी 4,30,000। तो पहले तो बताओ और कितने साल हो गए? तीन साल। 11, 12, 12, 13, 13, 14 ऐसा पढ़ो सर, 11, 12, 13, 14 नहीं। कितना हुआ डेप्रिसिएशन ये 3 साल का? स्ट्रेट लाइन। $3.6 lakhs, 4.8 lakhs। अब आप बोल रहे हो कि इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? मतलब इम्पेयरमेंट कितने का है? कहाँ डालू ये इम्पेयरमेंट लॉस? पीएनएल में डाले क्या? रिजर्व में डालेंगे। बढ़ू। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, नहीं फिर उसके बाद क्या, नेक्स्ट ईयर, 1 साल बाद, ड्यू टू सम फेवरेबल चेंजेस इन द मार्केट द रिकवरेबल अमाउंट इज असेस्ड टू बी 5 lakhs। ठीक है, फेवरेबल चेंजेस है मार्केट में, तो एक्सटर्नल कंडीशन रिवर्स होगी। पहले तो बताओ 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना? बढ़ू। अब आप बोल रहे हो इसका रिकवरेबल अमाउंट 5 लाख है, तो आप ऐसे इसको वैल्यू नहीं कर सकते। अब वैल्यूएशन टेक्निक थोड़ा सा बदलेगी, यानी अब इम्पेयरमेंट क्या बोलता है ये स्टैंडर्ड उससे समझो। एक बार कोई एसेट इम्पेयर हो गया ना, तो आप उस पर रीवैल्यूएशन नहीं लगा सकते, ये ध्यान में रखना। तो मैं अभी 5 लाख पे सीधा उसको वैल्यू नहीं कर सकता एसेट को, ठीक है। मैं सिर्फ इम्पेयरमेंट रिवर्स कर सकता हूँ। तो इम्पेयरमेंट रिवर्स क्या करूंगा, देखो आपने इम्पेयरमेंट 50,000 का लगाया था, तो 50,000 तक रिवर्स कर सकते हैं, पर पूरा 50,000 नहीं कर सकते। हाँ, वो आपको बोलता है, आप बताओ पहले तो ये कि अगर ये एसेट अगर नहीं इम्पेयर हुआ होता, यानी ये 50,000 का इम्पेयरमेंट नहीं होता, तो ये एसेट आज आपकी बुक्स में कितने का दिख रहा होता? ठीक है, एसेट वैल्यू ऑन 31 मार्च 15 विदाउट इम्पेयरमेंट बराबर 4.8 लाख पे डेप्रीसिएशन आप 1.2 लाख का लगाते, 3.6 पे दिख रहा होता। मैं इस एसेट को 360 तक ही रिवैल्यू कर सकता हूं, इसके ऊपर नहीं कर सकता रिवैल्यू। 37,500 से मैं इम्पेयरमेंट को रिवर्स कर दूंगा। हाँ आते ना उस पर, ये समझाना 37,500 कैसा आया। अब ये 37,500 का इम्पेयरमेंट डाला कहाँ था आपने? तो ये रिवर्स भी वहीं से होगा, ठीक है। अरे नहीं नहीं, एसेट में ऐड हुआ,
ठीक है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। बढ़े, अब क्वेश्चन और क्या बोल रहा है आपको, show the changes in the value of the asset to be treated in the books of accounts assuming C has a policy of writing down excess depreciation charge to revaluation surplus। वो आपको बोल रहा है कि आपने जितना भी excess depreciation charge किया वो हम revaluation surplus में डालेंगे। यानी क्या, अगर आप रिवैल्यू नहीं करते तो एसेट कितने पे दिख रहा होता, कितना एसेट डेप्रीशिएट होता। अगर आप रिवैल्यू नहीं करते तो एसेट हर साल कितने से डेप्रीशिएट होता, 1 लाख, और रिवैल्यूएशन के कारण आपने कितने से डेप्रीशिएट किया, 1,20,000। समझे, तो एक्सेस डेप्रीसिएशन कितना है बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन, 20,000। वो बोलते हैं ये 20,000 को रिवैल्यूएशन सरप्लस से ही एडजस्ट करो, मतलब अमोर्टाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, और कुछ नहीं। रिवैल्यूएशन सरप्लस को पीएनएल में ट्रांसफर करना है, ठीक है, सिर्फ एक्सेस अमाउंट के लिए करेंगे। अभी ये वाला साल देखो कितना डेप्रीसिएशन होना था विदाउट रिवैल्यूएशन, 3 लाख, तो एक्सेस कितना हुआ, ये 60,000 को मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट कर दूंगा। समझे, इंपेयरमेंट के बाद ये बचा 0.3। यहां पे देखो नॉर्मल डेप्रीसिएशन कितना होना था, एक्सेस कितना है, 2.925, करेक्ट। अब आपने उसमें 37,500 ऐड कर दिया, गड़बड़ किया क्या, हाँ ये 2 नहीं है, 0.225, 60,000, और मैच भी होगा ना, देखो ना, नहीं यहाँ नहीं, एसेट 3 लाख का दिखना था, 3,60,000 का दिख रहा है, 60,000 का, इसका मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस ही है ना, ठीक है, हाँ उसका कुछ नहीं करेंगे। अब सोच के देखो अगर वहां 5 लाख की जगह 3.5 लाख लिखा होता तो क्या होता, हाँ अब आप रोक देते अपने आप को, 3.5 लाख के ऊपर नहीं जाने देते। आप 360 तक लेके गए ना एसेट को, रिकवरेबल अमाउंट ही 3.5 होता तो मैं, रिवर्सल उतने कम से होगा। क्लियर है, बढ़ूं आगे, बोलिए बोलिए। रिवैल्यूएशन में इशू है, सिंपली निकालो एक्सेस डेप्रीसिएशन कितना है, सिर्फ वो डिफरेंस को रिवैल्यूएशन में डाल के खत्म करो। हमने स्टार्टिंग में लगाया ही नहीं, एक्चुअली लगाना स्टार्टिंग से था, क्वेश्चन में वो लाइन एंड में पड़ी ना पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, वो तो स्टार्टिंग से ही बोल रहा है ना कि ये पॉलिसी फॉलो करना है आपको। मुझे एक एक करके समझाना था, मुझे पहले इम्पेयरमेंट और रिवर्सल समझाना था, इसलिए मैंने वो लाइन स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट नहीं लिया उसका। हाँ हाँ, वो तब से ही करते आ रहे हैं, 2011 से ही शुरू है हमारा वो रिवैल्यूएशन का रिवर्सल। वो लाइन आपको बाद में नहीं दी गई है, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के बाद नहीं दी गई है, वो बोल रहा है स्टार्टिंग से यही ट्रीटमेंट करो। प्रैक्टिकली भी वही हो, नहीं पर 2011 से ही जो रिवैल्यूएशन में आपने अमाउंट कितना डाला वो तो पता है ना, एक्सेस डेप्रीसिएशन पता है कि नहीं पता है, बस वो एक्सेस डेप्रीसिएशन को बोल रहा है रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करो। वो ये कहाँ बोल रहा है फ्यूचर में इम्पेयरमेंट होगा, हमने तो सिर्फ रिवर्सल ऑफ एक्सेस डेप्रीसिएशन किया और कुछ नहीं किया। हाँ वो नीचे दिया हुआ है ना आंसर, वैसा शो करोगे। अभी मैंने आजू बाजू टेबल बना दिया, क्या वो इजी टू अंडरस्टैंड है इसीलिए। हाँ ये ऐसे 2 टेबल बनेंगे जो बुक में दिया है। लास्ट वाली लाइन नहीं रहती तो आपने ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये 0.6 का एडजस्टमेंट और ये 0.075 नहीं किया रहता, जो बैलेंस आया रहता। ठीक है चलो, सो दिस इज रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। जैसा बुक में दिया है वैसा देना है, जैसा मैंने किया वैसा नहीं देना है, वो आपको समझाने के लिए वैसा बना है। नहीं नहीं नहीं,
ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20. X consisted of CGU comprising A and B. Following relevant information is given on 1st April 13. अब वो क्वेश्चन को एज पर इंडेस 36 सॉल्व किया गया है. मेरी काट ही दो, इंडेस 36 का ही क्वेश्चन डाला है मैंने. ठीक है, बस यही है स्टैंडर्ड के अंदर पूरा. एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि शायद छूट गया है. ठीक है, ये क्वेश्चन आपके शेड्यूल से आ रहा है एंड में. इनिशियल पेजेस देख लीजिए, इनिशियल पेजेस AS28 में इलस्ट्रेशन 8 है. इसका पेज नंबर है 314. 2 के अंदर 314. 2 के अंदर रोमन लेटर 2 314. क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, देखिए. Enterprise M has 3 cash generating unit ABC. There are adverse changes in the technological environment. Therefore, M conducts impairment test to each of the CGU. 1st April 2000, carrying amount of A, B and C is 100, 150, 200. तो पहले तो ये तीनों की carrying amount दे दिया. ठीक है, पहले ये कॉपी में लिख लीजिए. Carrying amount on 1st April 2000. नहीं अलग है थोड़ा. लिखो तो सही, मैं बताता हूँ ना, अलग है. कैरिंग अमाउंट ऑन 1st April 2000, 3 कॉलम बना देना ABC, यानी 4 कॉलम पर्टिकुलर्स ABC. वहाँ पे 100, 150, 200. कैरिंग अमाउंट में 100, 150, 200. ठीक है. Operations are conducted from the headquarter. The carrying amount of the headquarter is 200 lakhs. Headquarter building 150 and research center 50. दो एसेट्स है जिनको एलोकेट करना है, एक हेडक्वार्टर बिल्डिंग और एक रिसर्च सेंटर. ठीक है, सिर्फ ये दोनों की वैल्यूज ध्यान में रखो, बाद में इनका काम पड़ेगा इम्पेयरमेंट टेस्ट के लिए. एलोकेट करना पड़ेगा अगर एलोकेट हो सकता है तो. द रिलेटिव अमाउंट ऑफ CGU यूनिट्स are reasonable indication of proportion of headquarter building devoted to each CGU. क्या बता रहे हो लाइन? कैरिंग अमाउंट के रेशियो में हेडक्वार्टर बिल्डिंग को बांटना है, रिसर्च के लिए नहीं बोला. कैरिंग अमाउंट ऑफ रिसर्च सेंटर कैन नॉट बी एलोकेटेड, यानी एंटिटी एज अ होल इम्पेयरमेंट होगा. अब वो रिसर्च सेंटर मेरा इशू नहीं है, मेरा इशू है वो हेड ऑफिस. रिमेनिंग एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ A is 10 years and that of B and C is 20 years. B और C की लाइफ ज़्यादा है, एक ही कम है. ठीक है, लाइफ लिख लो उसके सामने 10, 20, 20. Headquarter assets are depreciated on straight line basis. There is no basis on which to calculate the net selling price of each cash generating unit. Therefore, recoverable amount of each cash generating unit is based on value in use. Value in use has a pre-tax discount rate of 15%. ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे, पहले करना है एलोकेशन. मेन कंसर्न सिर्फ एलोकेशन है कि वो बिल्डिंग को एलोकेट कैसे करें. अब आपने बोला कि आपके एसेट्स का वैल्यू है 100, 150, 200. हमारा जो हेडक्वार्टर है उसकी वैल्यू कितनी है? 150. हेडक्वार्टर की सिर्फ बिल्डिंग हेडक्वार्टर बिल्डिंग. दूसरा तो नॉन एलोकेबल है, तो उस पर मैं दिमाग ही नहीं लगा रहा. अब इसका एलोकेशन कैसे हो, ये 150 का एलोकेशन कैसे हो? वो बोलता है ठीक है, आप 100:150:200 के रेशियो में कर तो सकते हो, पर B और C तो हेडक्वार्टर को ज़्यादा यूज़ करेंगे कंपेयर टू ए, डबल टाइम ऑलमोस्ट. तो आप जब कैरिंग अमाउंट को ले रहे हो ना, तो कैरिंग अमाउंट वेटेड एवरेज ऑन बेस्ड ऑन लाइफ लो कभी भी, यानी उनको वेट्स दे दो लाइफ का. यानी कैरिंग अमाउंट सही है कि उस रेशियो में बांटना है, पर B और C ज़्यादा यूज़ करेंगे तो B और C को एलोकेशन भी ज़्यादा होना चाहिए. 10 years, 20 years और 20 years के रेशियो में बांटना है, ये वेट्स है. ठीक है, वो कैरिंग अमाउंट्स को, यानी 150 को. तो पहले तो हम वेट इनटू कैरिंग अमाउंट का प्रोडक्ट देख लेंगे, यानी वही रेशियो है ना बांटने के लिए. तो पहले मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 1000, 3000,
4000, ये रेशियो है बांटने का। ये तो आप 1:2:2 लिख सकते हो, मैं सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन दे रहा हूँ। तो इसका मतलब हेडक्वार्टर का एलोकेशन कितना कितना हुआ बोलो। हम्म हम्म ठीक है, तो आपका टोटल कैरिंग अमाउंट हो गया 100 और 18.75। ठीक है, 1000 से ऐड मत कर देना। 150 और 56.25 और 200 और 75, 275। बोलो बोलो। प्रोडक्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, अब मुझे चाहिए रिकवरेबल अमाउंट। नीचे कहीं तो क्वेश्चन में आपको डेटा दिया रहेगा। इस क्वेश्चन में पूरा 20 साल का कैश फ्लो दिया है जो डिस्काउंट किया गया है। आप उसका टेंशन मत लेना, एग्जाम में आपको सीधा सीधा प्रेजेंट वैल्यू दी रहेगी। तो यहाँ पे आपको वैल्यू इन यूज दिया है, ठीक है ना, ए बी सी और एम। पहले 3 ए बी सी है और आखिरी वाला एम है। एम को इग्नोर कीजिए, ए बी सी का देखिए। कितना कितना है? अपन तो तीनों को लिखेंगे ना वहाँ, 199, 164, 271। क्या बोले? किसका? हाँ, सेल तो दिया ही नहीं ना क्वेश्चन में, तो वही रिकवरेबल अमाउंट हो गया। तो पहले केस में कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, दूसरे केस में 42.25 का इम्पेयरमेंट है और आखिरी केस में 4 का इम्पेयरमेंट है। बड़े, अब ये इम्पेयरमेंट लॉस को एलोकेट करना है। अब गुडविल नहीं है, सब एसेट्स ही है, तो इसलिए प्रोपोर्शनेट ही एलोकेट होगा। ठीक है, बी सी और हेडक्वार्टर। अब ये 42.25 क्या रेशियो में होगा समझ लो, 150:56.25। हेडक्वार्टर का पूरा वैल्यू मत ले लेना 150, जितना इसको एलोकेट हुआ है सिर्फ उतना ही वैल्यू लेंगे हेडक्वार्टर का। 150 बी का इज टू 56.25 हेडक्वार्टर का। ये रेशियो में इम्पेयरमेंट लॉस 42.25 बटेगा। ठीक है, कैरिंग अमाउंट्स जो दिख रहे हैं ऊपर एसेट्स के, वो प्रोपोर्शन में बांटना है इम्पेयरमेंट लॉस। गुडविल नहीं है, तो ऐसा नहीं कि पहले एक एसेट को पूरा डाल दो, ऐसा नहीं होगा। बताओ कितना होगा? बताओ ना, 42.25 को क्या रेशियो में बांटोगे? हाँ तो करो ना, बांटो ना, कितना हुआ बोलो। 30.73 आया। ठीक है, देखिए 42.25 डिवाइडेड बाय 206.25 इंटू 150। 11.52 हेडक्वार्टर को, समझ गया? वैसे ही सी में बताओ। यानी 3 और 1,
पढ़े? यहाँ तक समझे? तो अब ए की आपकी वैल्यू हो गई 100, बी की वैल्यू आपने 30.73 से कम कर दी तो हो गई 119.37, सी की वैल्यू आपने कम कर दी 3 से, और हेड क्वार्टर की वैल्यू 11.52 और 1 से। ठीक है, ये हो गया इनका इंडिविजुअल इम्पेयरमेंट। इसके अलावा अभी भी आपके पास रिसर्च सेंटर बचा है, ठीक है, जिसे इम्पेयरमेंट नहीं लग सकता था, यानी जो एलोकेट नहीं हो सकता था, इम्पेयरमेंट नहीं लग सकता था नहीं। ठीक है बड़े, अब दूसरा वाला इम्पेयरमेंट लगेगा, क्योंकि रिसर्च सेंटर को आपने इम्पेयरमेंट लगाया ही नहीं ना, तो एंटिटी एज अ होल, जब एलोकेबल एसेट नहीं है तो एंटिटी एज अ होल इम्पेयरमेंट लगेगा। तो एंटिटी एज अ होल आपको वैल्यू दी गई है 720, सबसे लास्ट वाली वैल्यू, तो 600 से ऊपर ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आएगा। समझ गए? आता तो वापस सब में प्रोपोर्शनेटली बांटते, पांचों में। हम्म